हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की आलोचना को समझने का प्रयास करेंगे और हम सभी यह देखेंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यदि इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धांतों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो यदि आपने अभी तक हमारे द्वारा बनाई गई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकता है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेंथम के उपयोगितावाद को किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है, इनके आधार व तर्क को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण है। उपयोगितावाद मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं, जो उचित नहीं है। मनुष्य को एक ऐसा बौद्धिक प्राणी मानना जिसके सभी कार्यों के पीछे सुख दुख का अनुमान और परिणामों का लेखा रहता है, उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मनुष्य बेंथम के मनुष्य से बहुत अधिक भावुक और बहुत कम विवेकशील है। मानव के सभी कार्य मात्र सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि उनमें त्याग, परोपकार, देश प्रेम और बलिदान की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बेंथम के दर्शन की इस भौतिकतावादी के कारण ही कार्लाइल ने इसे शुक्रों का दर्शन कहा है, पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। जैसे कि बेंथम का कहना है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा सुख के पीछे भागता है। वो ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें अधिक से अधिक उसे सुख की प्राप्ति हो और दुख को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन जब बेंथम अपने फिलोसॉफी को बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं कि मनुष्य सिर्फ उपयोगिता के आधार पर ही एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, या उपयोगिता के आधार पर ही एक दूसरे के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि मनुष्यों में त्याग, प्रेम, परोपकार, बलिदान की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और बेंथम के इस दर्शन की इस भौतिकवादिता के कारण ही कार्लाइल ने इसे पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेंथम के दर्शन के भौतिकवादिता के कारण किस विचारक ने इसे शुक्रों का दर्शन कहकर पुकारा है। तो आप नाम याद रखेंगे कार्लाइल, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट जो आधार है
वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने उपयोगितावाद के मुख्य मुख्य सिद्धांतों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो यदि आपने अभी तक हमारे द्वारा बनाई गई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकता है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बेंथम के उपयोगितावाद को किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है, इनके आधार व तर्क को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उपयोगितावाद के मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार त्रुटिपूर्ण है। उपयोगितावाद मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक स्वार्थी प्राणी मानते हैं, जो उचित नहीं है। मनुष्य को एक ऐसा बौद्धिक प्राणी मानना जिसके सभी कार्यों के पीछे सुख दुख का अनुमान और परिणामों का लेखा रहता है, उपयोगितावाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मनुष्य बेंथम के मनुष्य से बहुत अधिक भावुक और बहुत कम विवेकशील है। मानव के सभी कार्य मात्र सुख की इच्छा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि उनमें त्याग, परोपकार, देश प्रेम और बलिदान की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बेंथम के दर्शन की इस भौतिकतावादी के कारण ही कार्लाइल ने इसे शुक्रों का दर्शन कहा है, पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। जैसे कि बेंथम का कहना है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा सुख के पीछे भागता है। वो ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें अधिक से अधिक उसे सुख की प्राप्ति हो और दुख को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन जब बेंथम अपने फिलोसॉफी को बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस समय ये भूल जाते हैं कि मनुष्य सिर्फ उपयोगिता के आधार पर ही एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, या उपयोगिता के आधार पर ही एक दूसरे के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि मनुष्यों में त्याग, प्रेम, परोपकार, बलिदान की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। और बेंथम के इस दर्शन की इस भौतिकवादिता के कारण ही कार्लाइल ने इसे पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेंथम के दर्शन के भौतिकवादिता के कारण किस विचारक ने इसे शुक्रों का दर्शन कहकर पुकारा है। तो आप नाम याद रखेंगे कार्लाइल, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इस पॉइंट में यही था कि बेंथम कहता है कि मनुष्य कोई भी कार्य सुख की इच्छा से प्रेरित होकर करता है, लेकिन बेंथम के उपयोगितावाद के इस सिद्धांत को इस तर्क के आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि मनुष्यों में त्याग, परोपकार, देश प्रेम, बलिदान की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए मनुष्य हर कार्य को सुख की इच्छा से प्रेरित होकर नहीं करता है, और इसीलिए कार्लाइल ने इसे पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को मेजर कर पाना आसान नहीं है।
आलोचकों का कथन है कि उपयोगितावाद राज्य के कार्यों के मूल्यांकन की कसौटी प्रदान करता है। यह मानना ठीक नहीं है। हित या प्रसन्नता निश्चित स्वरूपवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे नापा या तौला जा सके, क्योंकि सुख हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध होता ही नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में यह कहा गया है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करेगा, राज्य को कुछ ऐसे वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म करना होगा जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके, या आप कह लीजिए कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम हितों की पूर्ति हो सके। लेकिन यहां इस आधार पर उस सिद्धांत को क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो हित हैं या जो प्रसन्नता है वो कोई निश्चित स्वरूपवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे नापा या तौला जा सके, क्योंकि सुख जो है वो हृदय से उत्पन्न होता है, परंतु राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध होता ही नहीं है। एक स्टेट का मनुष्य के इंटरनल इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसलिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, और समाज के लोगों की रुचि भिन्नता के कारण ऐसी वस्तु हो भी नहीं सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून बनाती है, स्टेट अगर कोई भी लॉ का निर्माण करता है, कोई भी पॉलिसी लाती है, तो वो पॉलिसी अधिकतम व्यक्तियों को खुश नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि समाज में सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है, सभी लोगों की रुचि अलग अलग है। किसी को किसी चीज से खुशी मिलता है तो किसी को किसी अन्य चीज से खुशी मिलता है, तो उस रुचि को स्टेट नहीं जान सकता है। तो ये जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत बेंथम के द्वारा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसको इस तर्क के आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्रिटिसिज्म है, उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। उपयोगितावाद के बारे में कहा जाता है कि उपयोगितावाद निम्न कोटि का भौतिकवाद है। देखिए, उपयोगितावादियों का यह विचार भी आलोचकों को स्वीकार नहीं है कि अधिकतम सुख संचित करने से ही मानव जीवन की तुष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि मानव अगर अपने जीवन में मैक्सिमम हैप्पीनेस को, मैक्सिमम प्लेजर को गेन कर पा रहे हैं तो वो खुश है, वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि मानव एक नैतिक प्राणी है और मानव जीवन की पूर्णता नैतिक उन्नति में ही है। किंतु उपयोगितावाद अपनी भौतिकवादिता के कारण मानव जीवन की इस आधारभूत लक्ष्य को दृष्टि में नहीं रख पाया है, क्योंकि उपयोगितावाद मानकर चलता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और अपने स्वार्थ के आधार पर, अपने उपयोगिता के आधार पर ही वह एक दूसरे से संबंध को निर्मित करता है। वह निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक प्राणी है। लेकिन जब इस सिद्धांत को बिल्ड किया जाता है, जब इस फिलोसॉफी को बनाई जाती है, तो इस फिलोसॉफी को बनाने समय बेंथम ये भूल जाते हैं कि मानव एक नैतिक प्राणी भी है और मानव जीवन की पूर्णता नैतिक उन्नति में ही हो सकता है। तो आई होप कि इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्रिटिसिज्म है, वो है आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी तथा व्यवहारिक है। उपयोगितावाद के बारे में ये कहा जाता है कि उपयोगितावाद आवश्यकता से अधिक रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है। क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए,
उपयोगितावाद आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी तथा व्यवहारिक है और इसके द्वारा मानव जीवन के सम्मुख कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया गया है। आदर्शों के अभाव में उनका दर्शन न तो स्वस्थ कहा जा सकता है और न ही अस्थायी हो सकता है, क्योंकि इसमें मानव जीवन को एक उपयोगिता के आधार पर भागने वाला प्राणी माना गया है, सुख के पीछे भागने वाला प्राणी माना गया है कि मानव जो है वो सुख के पीछे भागता है और मानव जीवन के समक्ष कोई आदर्श उपस्थित नहीं किया गया है, कोई नैतिकता की बात नहीं की गई है, कोई आइडियलिस्टिक बातों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इस दर्शन को अस्थायी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन आदर्शों से भरा पड़ा है। आप इतिहास को उठाकर देखिए, मनुष्य को सिर्फ स्वार्थी प्राणी नहीं माना जा सकता है, बल्कि मनुष्यों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हम लोगों के समक्ष एक आदर्श के रूप में बने हुए हैं। जो कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो हमारे आइडियल्स हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी और व्यवहारिक है। मनुष्य इतने भी स्वार्थी नहीं है कि वो उपयोगिता और हर कार्य सुख की भावना से प्रेरित होकर ही करे, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, त्याग और परोपकार जैसे कार्यों को अपने जीवन में किसी के लिए बलिदान देकर या देश के लिए बलिदान देकर हम लोगों के समक्ष आदर्श भी उपस्थित करता है, एक प्रेरणा का काम करता है, एक इंस्पिरेशन बनता है लोगों के समक्ष। लेकिन बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में इस प्रकार की बातों का जिक्र ही नहीं किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो सिद्धांत है वो आवश्यकता से अधिक यथार्थवादी तथा व्यवहारिक है। आई होप कि इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद समाज को व्यक्तियों की भीड़ मात्र समझने की भूल करता है। देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। देखिए, यह आदर्शवाद की भांति समाज को जैविक इकाई नहीं मानता, वरन इसे व्यक्तियों के निरुद्देश्य भीड़ समझता है, जिसके कारण आलोचक इसके मूल आधार को ही चुनौती देते हैं। समाज के संबंध में इस प्रकार की धारणा अपना लेने के कारण बेंथम व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि यह मनुष्यों को जैविक इकाई के रूप में नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने हितों के साथ साथ समाज के हितों के बारे में भी सोचता है। लेकिन बेंथम अपने फिलोसॉफी में यह कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जो अपने सुख की प्राप्ति के लिए भागता है। इस प्रकार बेंथम अपने फिलोसॉफी के माध्यम से व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो इस आधार पर बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर्विरोधी है। कैसे है? देखिए, सुख अथवा प्रसन्नता एक ऐसी वस्तु है जिसे व्यक्ति स्वयं ही अनुभव कर सकता है। सुख अथवा प्रसन्नता एक ऐसी वस्तु है जिसे व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करता है। सुख व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक आत्ममूलक वस्तु है। सुख क्या है? प्लेजर क्या है? सुख व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक आत्ममूलक वस्तु है और इसलिए उपयोगितावादियों द्वारा प्रयुक्त किए गए साधारण सुख तथा साधारण प्रसन्नता जैसे शब्द बिल्कुल निरर्थक है। सुख व्यक्तिगत अनुभव की एक वस्तु होने के कारण विश्वव्यापी हो ही नहीं सकती। अतः आलोचकों का मत है कि विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर्विरोधी है, क्योंकि ये जो प्लेजर है वो किसी इंडिविजुअल के इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके व्यक्तिगत अनुभव के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आप उस प्लेजर को यूनिवर्सल
प्लेजर का नाम दे ही नहीं सकता है, उसे विश्ववादी सुख का नाम नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो विश्ववादी सुख का सिद्धांत है वो अंतर्विरोधी है। प्लेजर आपके इंटरनल इमोशन से कनेक्ट होता है, खुशी आपके हृदय से व्यक्त होती है, खुशी का संबंध आपके हृदय से है, पूरे विश्व से नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि विश्ववादी सुख का सिद्धांत अंतर्विरोधी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि सुख का अंतर मात्रा में, गुण में नहीं। बेंथम अपने फिलोसॉफी में ये कहते हैं कि सुख केवल मात्रा में पृथक होते हैं, गुण में नहीं। और ये जो इनका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेंथम का कहना है कि पुष्पिन खेलना एक इंसान को जितना सुख देता है उतना ही काव्य पाठ करना भी उसको सुख देता है, बरसते कि सुख की मात्रा समान हो। लेकिन बेंथम का कहना है कि उन दोनों कार्यों को करने में सुख की केवल मात्रा में अंतर हो सकता है, गुणों में अंतर नहीं हो सकता है। लेकिन जेएस मिल उनके इस सिद्धांत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि सुख का अंतर केवल मात्रा में नहीं बल्कि सुख गुण के आधार पर भी, सुखों में गुण के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सुखमापक गणना पद्धति त्रुटिपूर्ण। देखिए, बेंथम ने सुख या दुख को तीव्रता, निश्चितता, समीपता, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तृतता के कसौटियों के द्वारा मापना चाहा है, जो कि सफल नहीं हो सका है। मेकन ने कहा है कि राजनीति में अंक गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जितना कि अंक गणित में राजनीति का। इनके इस सिद्धांत को इस आधार पर आलोचना की जाती है कि सुख या दुख कोई मापने की चीज नहीं होती और सुख या दुख को मापने के लिए बेंथम ने जो हम लोगों के समक्ष सुखमापक गणना पद्धति को प्रस्तावित किया है उन्हें गलत ठहराया गया है आलोचकों के द्वारा। जो हेडोनिस्टिक कैलकुलस बेंथम के द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसे गलत सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। क्यों? क्योंकि मेकन जैसे विचारकों का कहना है कि राजनीति में अंक गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जितना कि अंक गणित में राजनीति का। कि पॉलिटिक्स में आप अरिथमेटिक को यूज नहीं कर सकते हैं और अरिथमेटिक में आप पॉलिटिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि उपयोगितावाद राज्य और सरकार को एक समझ बैठा है। देखिए, उपयोगितावादियों द्वारा उपयोगिता के जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है वह सरकार के कार्यों के निर्देशन के लिए है, राज्य के लिए नहीं। इसलिए आलोचक उपयोगितावाद को राज्य का दर्शन न कहकर सरकार के व्यवहारिक कार्यों का दर्शन कहता है। तो उपयोगितावाद के द्वारा राज्य और सरकार को एक समझने की भूल की गई है, इसलिए उनको इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उपयोगितावाद सरकार के कार्यों के निर्देशन के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। इसलिए आलोचक उपयोगितावाद को राज्य का दर्शन न कहकर सरकार के व्यवहारिक कार्यों का दर्शन कहता है। 10th जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो है स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं। उपयोगितावाद का एक दोष यह भी है कि यह स्वतंत्रता या समानता को कोई महत्व नहीं देता है। उपयोगितावाद के अनुसार कानून का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता या समानता नहीं
बल्कि सुरक्षा है, और वह स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षा के अधीन कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि उपयोगितावाद में स्वतंत्रता और समानता को उचित महत्व नहीं दिया गया और इस आधार पर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट 11, अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात। देखिए ये क्या कहता है, बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का दमन करने का अवसर और आधार प्रदान करने वाला है। क्यों है? क्योंकि बेंथम अपने फिलोसॉफी में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का थियरी देते हैं कि राज्य या सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण करेंगी, ऐसे वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म करेगी जिनसे अधिक व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो सके, जिनसे अधिक व्यक्तियों के हितों की पूर्ति हो सके, उनका इंटरेस्ट फुलफिलमेंट हो सके। और बेंथम जब अपने इस थ्योरी को देते हैं तो इस सिद्धांत का निर्माण करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इससे अल्पसंख्यकों का दमन हो सकता है। ये थ्योरी मेजॉरिटी को सपोर्ट करती है, लेकिन यह जो थ्योरी है वो माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का दमन करने का अवसर और आधार प्रदान किया गया है। अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुख की बात की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि समाज के सभी व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति हो सके। और गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे कुछ कल्याणकारी कार्यों को किया भी नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से, जिससे सभी व्यक्तियों को संतुष्ट किया जा सके, सभी व्यक्तियों की हितों की पूर्ति हो सके। तो यह जो फिलोसॉफी है, और इस फिलोसॉफी के अंतर्गत ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का जो थ्योरी दिया गया है वह सिद्धांत ही निरर्थक है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये आलोचकों के अनुसार कहा जा रहा है। आलोचकों का ऐसा कहना है कि यह जो है बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का दमन करने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के सुख पर नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के सुख पर बल देता है, अर्थात वह अल्पसंख्यकों के सुख के प्रति चिंतित नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो है अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। और बेंथम इस बात को समझाने में असमर्थ रहे हैं कि सुख या दुख किसी कार्य के परिणाम को प्रकट करते हैं, न कि उसके कारण को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुख दुख का वर्गीकरण गलत। यह कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि बेंथम ने जो सुख और दुख को वर्गीकृत किया है वो गलत है। कैसे? बेंथम ने 15 प्रकार के सुखों का उल्लेख किया, 15 प्रकार के, और 12 प्रकार के दुखों का उल्लेख किया है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बेंथम ने सामान्य सुख के 15 प्रकार बताए हैं और सामान्य दुख के 12 प्रकार बताए हैं। वस्तुतः सुख और दुख की सूची तैयार करना कठिन है। अब आप ही बताइए कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, उसकी सूची को आप कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है तो अन्य किसी को अन्य किसी चीज से खुशी मिलती है। इस दुनिया में इतने सारे व्यक्ति हैं और इन सारे व्यक्तियों को किन किन चीजों से खुशी मिल पा रही है वो तो व्यक्ति ही समझ पा रहे होंगे, या वही समझ पाएंगे, वही जान पाएंगे कि उनको किन चीजों से खुशी की
अधिक सुख की प्राप्ति होती है, अधिक खुशी की प्राप्ति होती है, वो तो व्यक्ति ही समझ सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल के इंटरनल इमोशन से कनेक्टेड होता है प्लेजर। उसको आप या हम नहीं तय कर सकते हैं कि उसको किस चीज में अधिक सुख या अधिक खुशी की प्राप्ति होगी। तो सुख और दुख की सूची तैयार करना कठिन है। यहां तक कि बेंथम ने जो 32 कारकों का उल्लेख किया है उसे भी गलत बताया गया है आलोचकों के द्वारा। तो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को इन आधारों पर आलोचना की जाती है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि बेंथम के उपयोगितावाद के इस सिद्धांत को भौतिकवादिता के कारण कार्लाइल ने इसे पीक फिलोसॉफी कहकर पुकारा है। क्योंकि जिस तरह सुकर की दृष्टि सदैव अपने सुख तक सीमित रहती है, भले ही उसे वह सुख गंदी नाली अथवा कीचड़ में प्राप्त हो, उसी तरह से बेंथम द्वारा चित्रित मनुष्य भी सदैव सुख प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानकर चलता है, मानो उसके अंतःकरण ही ना हो। और इस संबंध में रॉबर्ट एच मूरे का एक आलोचनात्मक कथन भी है कि उन्होंने कहा है कि यदि हम व्यक्ति की चेतना को उससे अलग कर दें, जैसा कि बेंथम कहते हैं, तो नैतिक अथवा अनैतिक कार्यों जैसा कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। यद्यपि लाभदायक अथवा हानिकारक कार्य अवश्य रहेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्तिगत चेतना नहीं होती, उसी प्रकार सामूहिक चेतना भी नहीं होती, क्योंकि अपराधी को समाज की निंदा का भय नहीं रहता है। नेक्स्ट कंक्लूजन को देख लेते हैं लास्ट में। देखिए, अभावों, भूलों और विरोधाभासों के बावजूद दर्शन और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेंथम को अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त है, और एक विधि सुधारक या आप कह लीजिए कानून सुधारक और मानव कल्याण के विचार के रूप में बेंथम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। और हॉलवी का एक स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि बेंथम की यह बहुमूल्य देन कि उसने उपयोगितावाद के सिद्धांत द्वारा एक वैज्ञानिक नियम, एक क्रियाशील प्रशासन, वास्तविकता और औचित्य की खोज की है। और ये जो है वो बेंथम की बहुमूल्य देन है। और उपर्युक्त कटु आलोचनाओं के बावजूद बेंथम के विचारों के महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी सेवा यह की कि उन्होंने व्यक्ति के सुखों को हर चीज का केंद्र बना दिया और हर चीज को परखने की एकमात्र कसौटी निश्चित कर दी। हम उसकी सुख की परिभाषा को भले ही न माने, किंतु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि व्यक्ति के सुख के अतिरिक्त अन्य कोई चीज साध्य नहीं मानी जा सकती। क्यों नहीं मानी जा सकती? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मात्र और एकमात्र उद्देश्य सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति नौकरी करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यक्ति जीवन भर ये नहीं समझ पाते हैं कि सुख जो है एक आंतरिक गुण है, वो आत्मा की अंदर की वस्तु है। सुख आपके हृदय से रिलेटेड है, वो बाहर की वस्तु नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लाइफ में हैप्पीनेस को बाहर फाइंड आउट करता है, जबकि सुख जो है वो हमारे अंदर कहीं छिपी हुई है। खुशी जो है हमारे अंदर कहीं छिपी हुई है। खुशी आपको बाहर से नहीं मिलेगी।
उसके अतिरिक्त संगठित जीवन का अन्य कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। व्यक्ति के सुख के अतिरिक्त अन्य कोई चीज साध्य नहीं हो सकता और उनके संगठित जीवन का अन्य कोई उद्देश्य भी नहीं हो सकता। प्रायः विचारकों ने व्यक्ति के मुकाबले में परंपराओं, रूढ़ियों, संस्थाओं तथा अमूर्त धारणाओं और आदर्शों को लाकर खड़ा किया है और उनकी वेदी पर व्यक्ति का बलिदान किया है। परंपराओं, रूढ़ियों और संस्थाओं तथा अमूर्त धारणाओं और आदर्शों को लाकर व्यक्तियों को बलि देने का प्रयास किया गया है और बेंथम ने इस प्रकार के सबूतों का ध्वस्त कर दिया और मनुष्य को स्वयं अपना स्वामी बना दिया। इस अर्थ में बेंथम का दर्शन क्रांतिकारी था और आइवर ब्राउन का यह कथन बहुत ही सत्य प्रतीत होता है कि यदि बेंथम की विचारधारा से उसके रुक्षता सिद्धांत को निकाल दिया जाए। रुक्षता सिद्धांत का मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत जिसे मानने के लिए आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि बेंथम यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। जैसे बेंथम ने बोला है कि मनुष्य हमेशा सुख के पीछे भागता है और हर कार्य को उपयोगिता के आधार पर जज करता है कि जिस कार्य से उसको अधिक सुख की प्राप्ति होती है उस कार्य को वो करता है और जिस कार्य से उसे दुख होता है वह कार्य उसके लिए अनुपयोगी है। लेकिन बेंथम जब इस फिलोसॉफी को बिल्ड करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते, या आप कह सकते हैं कि वो ये भूल जाता है कि मनुष्य जो है वो परोपकार, प्रेम, कल्याण की भावना से भी एक दूसरे की मदद करता है या एक दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करता है। तो यदि बेंथम की विचारधारा से उनके रुक्षता सिद्धांत को निकाल दिया जाए तो यह मानवता की एक उज्जवल परिचारिका सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बेंथम के उपयोगितावाद को किन किन आधारों पर आलोचना की गई है वो आधार आप समझ पाए होंगे, इन आर्गुमेंट को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और आप चाहें तो जो बीए एमए के स्टूडेंट्स हैं इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।